अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू द न्यू टॉपिक ऑफ पब्लिक हेल्थ। जिस तरह आप जानते हैं कि हमने न्यूट्रिशन का सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, न्यूट्रिशन का चैप्टर, ठीक है। और न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया है कि न्यूट्रिएंट्स क्या चीज़ होती है, फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या है, माल न्यूट्रिशन क्या चीज़ होती है। और इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया कि हमारे पास डेली बेसिस पे कितनी न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो रिक्वायर्ड होती है। और इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया कि एज के लिहाज से कितनी न्यूट्रिएंट्स की कंजम्पशन जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो असल में हमारा टॉपिक है ना वो क्या है, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स। मतलब क्या है कि हम जो न्यूट्रिशन की कमी आ जाती है तो उसकी वजह से कौन कौन सी ऐसी बीमारियां आ सकती है, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह आज इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम स्टार्ट करें ना तो यहाँ पे देख लो, ये यहाँ पे क्या बता रहा है, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर का क्या मतलब है? रिमेंबर वन थिंग, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डिसऑर्डर क्या चीज़ होती है। तो रिमेंबर, डिसऑर्डर एक होता है ऑर्डर और एक होता है डिसऑर्डर। तो ऑर्डर से हट कर जब हमारी बॉडी चल रही होती है तो इसको हम कहते हैं डिसऑर्डर। जब हमारी फिजियोलॉजी जो है ना, फिजियोलॉजी वो क्या हो जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो इससे हमारी बॉडी में डिस्टर्बेंस आता है, ठीक है। और उस डिस्टर्बेंस को हम क्या कहते हैं, उस डिस्टर्बेंस को हम कहते हैं डिसऑर्डर्स। क्लियर हो गया? तो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर का क्या मतलब है कि न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से जो डिसऑर्डर हमारे बॉडी में आता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है विटामिन ए डिफिशिएंसी। ये टॉपिक हमारे पास लॉन्ग है तो हम इसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। विटामिन ए डिफिशिएंसी जब आ जाती है तो इसकी वजह से हमें कौन कौन से मसाइल आ सकते हैं? तो रिमेंबर वन थिंग, विटामिन ए डिफिशिएंसी इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ, फॉर नॉर्मल विजन एंड फॉर नॉर्मल फंक्शन ऑफ एपिथेलिया एंड ग्लैंड्स। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब विटामिन ए है ना तो विटामिन ए का मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन का क्या मतलब है कि असल में जब हमारे बॉडी में विटामिन ए प्रेजेंट होती है तो वो कौन कौन सी ऐसी एडवांटेजेस हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो मेन फंक्शन में अगर हम यहाँ पे देख लीजिए, ऑलरेडी आपने बायोकेमिस्ट्री में स्टडी किया होगा कि विटामिन ए जो है ना ये ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक हो गया, ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है फॉर द नॉर्मल विजन। तीसरी, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है फॉर द ग्लैंड्स एंड एपिथेलियम, ठीक है। जब एक विटामिन किसी ख़ास फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है तो जब उसकी डिफिशिएंसी आएगी ना तो जितनी भी फंक्शन वो परफॉर्म करता है वो फिर उसको परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। जिस तरह से विटामिन ए ग्रोथ, नॉर्मल विजन और एपिथेलिया के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो जब इसकी डिफिशिएंसी आ जाती है तो ये ग्रोथ भी नहीं होगी, नॉर्मल विजन भी नहीं होगा, एपिथेलियल और ग्लैंड्स भी ख़राब हो जाएंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं इट्स डिफिशिएंसी सिम्टम्स आर। अब जब एक बंदे में डिफिशिएंसी आ जाती है तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि इसमें विटामिन ए की डिफिशिएंसी है? तो रिमेंबर वन थिंग, हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया था, साइन एंड सिम्टम्स, ये अलामात होते हैं। इन अलामात से हमें पता चलता है कि एक बंदे में कोई बीमारी आ चुकी है, ठीक है। अब सिम्टम्स हमारे पास कौन कौन से हैं? पहला जो हमारे पास सिम्टम है वो है कॉर्नियल जीरोसिस एंड नाइट ब्लाइंडनेस। ये कॉर्नियल जीरोसिस क्या चीज़ होती है? असल में इसमें जो हमारी कॉर्निया है ना वो हैज़ी हो जाती है, हैज़ी कॉर्निया, या बिल्कुल ड्राई हो जाती है, ठीक है, ड्राई कॉर्निया होती है। नॉर्मली अगर हम अपनी आंखों को देख लें तो ये ड्राई नहीं होती, क्योंकि अगर ये ड्राई होगी तो फिर ये काम नहीं करेंगे। तो जब ये कॉर्नियल जीरोसिस हो जाती है ना तो कॉर्नियल जीरोसिस में जो हमारी कॉर्निया है, आई की जो कॉर्निया है वो बिल्कुल ही ड्राई हो जाती है। क्लियर हो गया? तो द ड्राइनेस ऑफ इन कॉर्निया। दूसरी बात हमारे पास आ जाती है नाइट ब्लाइंडनेस। हाँ, नाइट ब्लाइंडनेस किसे कहते हैं? कि जब भी डिम लाइट हो, डिम लाइट, डिम लाइट का क्या मतलब है कि पूरी लाइट ना हो,
तो डिम लाइट में क्या होगा, इसको साफ नज़र नहीं आएगा, इसकी जो नाइट विजन है ना वो ख़राब हो जाती है। मतलब ये रात के वक्त अगर सफ़र करेगा या कुछ मतलब वॉक करेगा या जो है ना मतलब किसी चीज़ की तरफ दिखेगा तो डिम लाइट में वो उसको साफ नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर डे की बात करें, दिन की बात करें, तो दिन में वो बिल्कुल ही साफ़ होगा, लेकिन डिम लाइट में उसको ये मसला आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, फिर तो ये एक मसला होगा। अब हमने बात की थी ना नॉर्मल विजन की, तो नॉर्मल विजन यहाँ पे ख़राब हो गई है। अब स्लोली हम जो है ना दूसरे फंक्शंस के बाद आ जाते हैं। अच्छा, क्या है रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ। रिटार्डेशन का क्या मतलब है? रिटार्डेशन का मतलब है कमी आना। सिंपल यहाँ पे नो ग्रोथ, नो ग्रोथ, यहाँ पे ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है। तो अब यहाँ पे अगर हम देख ले तो हमने बात की थी कि विटामिन ए इज़ एसेंशियल फॉर दी ग्रोथ। तो जब विटामिन ए की डिफिशिएंसी आएगी तो हमारे पास रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ आएगा। अच्छा, फिर यहाँ पे हमने बात की थी एपिथेलियल ग्लैंड्स की। तो थर्ड जो हमारा सिम्टम होगा वो क्या होगा? थिकनिंग ऑफ द स्किन। जो हमारा स्किन है ना वो थिक हो जाएगा, वो मोटापा, मोटापा जिसे हम कहते हैं, मोटा हो जाएगा। ठीक है, उसकी जो थिकनिंग है ना वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा स्किन लेयर है वो मेंटेन नहीं कर रहा। स्किन के लिए विटामिन ए इम्पॉर्टेंट है, तो जब विटामिन ए नहीं होगी तो हमारे स्किन का जो टोन है ना वो ख़राब हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद लोअर रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिजीज़। ये इम्पॉर्टेंट बात है। लोअर रेजिस्टेंस का क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि जब विटामिन ए की डिफिशिएंसी आएगी तो इससे हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है ना वो भी क्या हो जाएगा? वो कमज़ोर हो जाएगा। क्लियर है? तो मतलब क्या है कि जब विटामिन ए की डिफिशिएंसी आएगी तो जब भी कोई डिज़ीज़ हमारी बॉडी के अंदर आएगा, बैक्टीरिया वगैरह, तो उसको रेजिस्टेंस शो नहीं होगा। जिस तरह से हम रोज़मर्रा के तौर पे बहुत सारे बैक्टीरियाज फूड में जो है ना वो लेते हैं, इस तरह वाटर के ज़रिए, इस तरह हवा के ज़रिए बहुत सारे बैक्टीरियाज हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। लेकिन जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना वो क्या करता है? वो उसकी किलिंग करता है। अगर वो यहाँ पे किलिंग ना करे तो हमें डिज़ीज़ कॉज हो सकती है। ठीक है, तो जो हमारा क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो भी कमज़ोर हो जाता है, तो उसकी वजह से हम जल्दी बीमार हो सकते हैं। अच्छा, फिर इंटरफेरेंस विद द नॉर्मल एपिथेलियल फंक्शन लीडिंग टू। अब एक बात यहाँ पे याद रख लो, जो एपिथेलियल सेल्स है, जो एपिथेलियल टिश्यूज़ है, जहाँ पे भी एपिथेलियल टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पे उसकी क्या आएगी? इंटरफेरेंस आएगी। मतलब क्या है कि जो नॉर्मल एपिथेलियल टिश्यू है वो क्या होगा? वो ख़राब होगा। तो अब एपिथेलियल टिश्यूज़ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एपिथेलियल सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, यूरिनरी ट्रैक हो गई, इस तरह से जो हमारा एयर है, तो इसमें क्या हो जाता है? इसमें एपिथेलियल टिश्यूज़, एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब वो ख़राब हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे डिजीज़ कॉज होंगी। ठीक है, उस अब यहाँ पे अगर हम देख ले तो कौन कौन सी डिजीज़ हैं। पहला जो हमारे पास है ब्रोंकोनमोनिया। ब्रोंकोनमोनिया असल में क्या चीज़ होती है? ब्रोंकोनमोनिया है, मिसाल के तौर पर ये हो गए हमारे लंग्स। ठीक है, तो पहले हम ये जान लें कि नमूनिया क्या चीज़ होती है। एक मिनट। ठीक है, नमूनिया असल में क्या चीज़ होती है? नमूनिया ये असल में जब हमारे लंग्स में क्या हो जाए? इन्फ्लेमेशन आ जाती है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन का क्या मतलब है कि जब स्वेलिंग हो जाए, पेन आ जाए। ठीक है, इसके अलावा हीट, लॉस ऑफ फंक्शन, तो ये क्या है? इसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। तो जब लंग्स में हमारे पास इन्फ्लेमेशन और ये सारा कुछ आ जाता है तो इसको हम नमूनिया कहते हैं। अब ब्रोंकोनमोनिया का क्या मतलब है? ब्रोंकाई। जब ब्रोंकाई में हमारे पास क्या हो जाती है? इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ब्रोंकोनमोनिया। सिंपल इसका मतलब ये है कि द इन्फ्लेमेशन इन द ब्रोंकाई इज नोन एज ब्रोंकोनमोनिया।
नमोनिया, या नमोनिया इन द ब्रोंकाई इज नोन एज ब्रोंको नमोनिया। क्लियर हो गया। तो जब भी एपिथेलियल टिश्यू ख़राब होगा तो उसकी वजह से एक तो हमारे पास ब्रोंको नमोनिया आएगी, दूसरा है हमारे पास बहुत कॉमन डिजीज़ जिसको हम क्या कहते हैं, UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। जो हमारा यूरिनरी ट्रैक है ना, उसमें क्या होगा, उसमें इन्फेक्शन कॉज होती है, और ये मोस्टली कॉमन है फीमेल्स में। ठीक है, फीमेल्स में ये कॉमन है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं ओटाइटिस मीडिया की तरफ। ओटाइटिस मीडिया असल में क्या चीज़ है? ओटाइटिस मीडिया इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडल ईयर, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडल ईयर। ठीक है, जो हमारे पास मिडल ईयर है ना, एयर की तीन जो है ना वो क्या है, डिवीजन है। एक है हमारे पास आउटर एयर, एक है मिडल एयर, और एक है हमारे पास इनर एयर। ठीक है, तो जब मिडल एयर में हमारे पास क्या आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ओटाइटिस मीडिया। अच्छा, तो ये सारे हमने क्या डिस्कस की, ये हमने डिस्कस की सिम्टम्स। ठीक है, कि कुछ सिम्टम्स आएंगे, तो जब सिम्टम्स आ जाते हैं तो वो कौन कौन से होंगे, ये सारे सिम्टम्स होंगे। ठीक है, इस तरह से ये डिजीज़ आ सकती है। ठीक है, अब हम इसको ट्रीट किस तरह से करेंगे, मतलब न्यूट्रिशन की बात हो रही है तो हम इसको ट्रीट किस तरह से करेंगे। तो रिमेंबर वन थिंग, ट्रीटमेंट इसकी ये है कि लार्ज डोजेज ऑफ विटामिन ए 25,000 टू 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट डेली। अब क्या है कि हमने क्या करना है, अगर आपको एक बंदा है वो उसको विटामिन ए डिफिशिएंसी हो गई है, तो आपने क्या करना है, आपने 25,000 से लेकर 1 लाख तक इंटरनेशनल, असल में ये एक यूनिट है इंटरनेशनल यूनिट। जब आप उसको खुराक प्रोवाइड करते हैं तो आपने ये देखना होता है कि इसमें कितने इंटरनेशनल यूनिट के विटामिन ए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, लार्ज डोजेज ऑफ विटामिन ए 25,000 टू 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट उनको डेली देने। ठीक है, ताकि उसकी जो यहाँ पे ये डिफिशिएंसी आ गई है ना, ये ख़त्म हो जाए। क्लियर? तो ये MCQs के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं अबाउट दी प्रिवेंशन, कि हमने प्रिवेंशन किस तरह से करनी। एक तो वो है कि हम मतलब एक डिज़ीज़ हो जाए फिर उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, एक ये है कि हमें डिज़ीज़ नहीं हुई लेकिन हम उसको अपने आप जो है ना अपने आप को बचाना चाहते हैं, हम उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं। तो जब विटामिन ए की डिफिशिएंसी को हमने प्रिवेंट करना है तो हमने क्या करना है कि विटामिन ए रिच फूड लाइक बटर, मिल्क, फिश, एग यॉक, येलो वेजिटेबल। आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि विटामिन ए कौन सी खुराक में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो विटामिन ए रिच फूड्स बटर, मिल्क, फिश, एग यॉक, येलो वेजिटेबल शुड बी इंक्लूडेड इन द डाइट। मतलब डाइट में आपने क्या इंक्लूड करना है, ये फिश हो गई, एग यॉक हो गई, येलो वेजिटेबल्स, बटर्स और मिल्क वगैरह, ये जो है ना आपने इसमें ऐड करना है। ठीक है, डाइट में आपने ऐड करना है जिस बंदे को डिफिशिएंसी हो गई है। अच्छा, डेली रिक्वायरमेंट कितनी है? डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए इज़ 2000 इंटरनेशनल यूनिट। मतलब आप अगर एक नॉर्मल बंदा है और उसको जो है ना प्रिवेंट करना है तो हमने क्या करना होगा, डेली उसको 2000 इंटरनेशनल यूनिट हमने कंज्यूम करने हैं। ठीक है, तो ये प्रिवेंशन हो गई। ट्रीटमेंट हम उसे कहते हैं कि डिजीज़ आ जाती है और फिर हम उसको ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन प्रिवेंशन का मतलब ये है कि हम अपने आप को डिजीज़ से बचा रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा अब आ जाते हैं विटामिन B1 डिफिशिएंसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो विटामिन B1 डिफिशिएंसी क्या चीज़ होती है? विटामिन B1 डिफिशिएंसी आल्सो कॉल्ड थायमीन। Thiamine is the name given to the vitamin B1. It plays an important role in the carbohydrate metabolism. Its deficiency is known as beriberi and its symptoms are यहाँ पे ये क्या है, ये सिम्टम्स है। अब यहाँ पे एक बात कर लेते हैं कि इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट की जो मेटाबॉलिज्म है उसमें मदद फराहम करेगा। तो क्या मतलब है, अगर यहाँ पे विटामिन B1 की डिफिशिएंसी आ जाती है तो क्या कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब नहीं होंगी? बिल्कुल ही डिस्टर्ब होगी। ठीक है, तो जब भी
विटामिन B1 की डिफिशिएंसी आ जाती है तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाती है और इसकी डिफिशिएंसी को हम क्या कहते हैं, बेरी कहते हैं। बेरी असल में एक डिज़ीज़ है, मैं इसको आखिर में आपको जो है ना दिखा देता हूँ। अच्छा, अब एक बंदे को बेरी डिजीज़ हो गई है तो उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, मतलब कौन कौन से ऐसे साइन एंड सिम्टम्स है जिससे हमें पता चलेगा कि इस वाले बंदे को क्या हो गई है, बेरी डिजीज़ हो गई है। तो रिमेंबर वन थिंग, इसकी जो साइन एंड सिम्टम्स है वो डिवाइड किए गए हैं, मतलब कार्डियोवैस्कुलर के अलग है, गैस्ट्रो के अलग है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स अलग अलग है। ठीक है, तो गैस्ट्रो में इसको क्या मसला आएगा, गैस्ट्रो में मसला ये आएगा कि एक तो इसको वोमिटिंग होगी, ठीक है, दूसरा ये है लॉस ऑफ एपिटाइट। लॉस ऑफ एपिटाइट का मतलब ये है कि ये खाना सही तरीके से नहीं खाएगा, उसका जो एपिटाइट है, उसका जो डाइट है वो ख़राब हो जाएगा। तीसरी बात हमारे पास यहाँ पे क्या है, इनडाइजेशन, हाजमा नहीं होगा, उसकी डाइजेशन नहीं होगी, ठीक है, डाइजेशन उसकी ख़राब हो जाती है। क्लियर हो गया। तो ये गैस्ट्रो के हवाले से जो है ना, एक हमारे पास वोमिटिंग, दूसरा है हमारे पास लॉस ऑफ एपिटाइट, तीसरा है हमारे पास इनडाइजेशन। तो ये साइन एंड सिम्टम्स हो गई बेरी डिजीज़ की। अच्छा, अब कार्डिक सिम्टम्स की बात कर लेते हैं कि अगर आपको गैस्ट्रो का नहीं पता तो आपको ये पता होना चाहिए कि कार्डिक में इसको क्या क्या मसाइल आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब भी विटामिन B1 की डिफिशिएंसी आ जाती है तो सवेयर डिफिशिएंसी की वजह से शॉर्ट ऑफ ब्रेथनेस हो सकती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का मतलब ये है कि आपको सांस लेने में दुश्वारी होगी, आप सांस सही तरीके से नहीं ले पाएंगे, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे है टेकिकार्डिया की। टेकिकार्डिया का क्या मतलब है, इंक्रीज इन हार्ट रेट। मैं यहाँ पे एक मैकेनिज़्म आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। रिमेंबर वन थिंग, जब भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ जाती है ना तो हम कोशिश करते हैं कि हम तेज़ सांस लें। तो जब भी हम तेज़ सांस लेते हैं ना तो उसके साथ हमारा जो हार्ट है वो कनेक्टेड होता है। रिमेंबर वन थिंग, ये सारे जो सिस्टम्स होते हैं ना ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। जब एक सिस्टम पे मसला आता है तो दूसरा सिस्टम वहाँ पे इफ़ेक्ट हो जाता है। तो जब हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यहाँ पे आ जाती है ना तो इसका मतलब ये है कि हम तेज़ी से सांस लेंगे। तो जब हम तेज़ी से सांस लेंगे तो उससे क्या होगा, उससे मसला ये आएगा कि जो हमारा हार्ट है ना उस पे प्रेशर आएगा, वो ब्लड को जल्दी से पंप करेगा ताकि वो लंग्स की तरफ पहुंच जाए और वहाँ पे वो ऑक्सीजनेट हो जाए। क्लियर है ना। तो जब वो जल्दी से इसका जो पंपिंग एक्शन है वो ज़्यादा हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि जो हार्ट रेट है ना वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा और उसको फिर हम क्या कहते हैं, टेकिकार्डिया कहते हैं, ठीक है। तो इंक्रीज इन द हार्ट रेट इज़ नाउन एज टेकिकार्डिया और इट इज़ बिकॉज ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की वजह से क्या आ जाती है, टेकिकार्डिया आ जाती है। अच्छा, एंकल एडिमा। एंकल एडिमा का क्या मतलब है, एंकल एडिमा का मतलब ये है कि जो हमारा एंकल है ना वहाँ पे एडीमा हो जाती है। अब एडीमा किस चीज़ को कहते हैं, तो एडीमा, रिमेंबर वन थिंग, जो हमारे पास इसको हम कहते हैं अकुमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन वन एरिया। जब हमारे बॉडी में एक जगह पे वाटर की तादाद बहुत ज़्यादा जमा हो जाए, इसको हम कहते हैं अकुमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द एरिया। इसको हम पैथोलॉजी में एडिमा कहते हैं, ठीक है। इसको हम पैथोलॉजी में डिस्कस करेंगे, पैथोलॉजी वाले लेक्चर में। तो हमारे एंकल में क्या हो जाती है, एंकल एडिमा हो जाता है। तो ये भी एक साइन एंड सिम्टम है ऑफ बेरी डिजीज़। अच्छा, एक होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का क्या मतलब है, एक है हमारे पास राइट साइड हार्ट फेलियर, दूसरा है हमारे पास लेफ़्ट साइड हार्ट फेलियर। इसके अलावा और भी बहुत सारे हार्ट फेलियर है, लेकिन कंजेस्टेड हार्ट फेलियर का मतलब ये है कि जो हमारे पास हार्ट है ना उनके दोनों अतराफ वो फेल हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं कंजेस्टेड हार्ट फेलियर। जब हमारा हार्ट बिल्कुल ही फेल हो जाए इसको हम कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कभी कभार इस तरह होता है कि ये वाला जो लेफ़्ट साइड है ये ख़राब हो जाता है, ठीक है, लेकिन कभी कभार इस तरह होता है कि ये लेफ़्ट वाला बिल्कुल सही होता है, राइट साइड वाला ख़राब हो जाता है,
ठीक है। लेकिन जब ये एज ए होल ख़राब हो जाए ना तो फिर इसको हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं। तो ये साइन एंड सिम्टम आ सकते हैं, लेकिन ये असल में ये जो साइन एंड सिम्टम है ना ये सवेयर डिजीज़ में आ सकते हैं, नॉर्मल में नहीं। अभी भी हमारे बॉडी में थायमीन की कमी होगी लेकिन हमें हार्ट फेलियर नहीं हो रही, हमें टेकिकार्डिया नहीं हो रही। लेकिन जब सवेयर डिफिशिएंसी आ जाए ना तो उसकी वजह से ये सारे साइन एंड सिम्टम आ सकते हैं। अच्छा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड इरेगुलर हार्ट रेट। इरेगुलर हार्ट रेट का मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो हमारे लंग्स हैं वो क्या होते हैं, वो इंटरकनेक्टेड होते हैं किस चीज़ के साथ, हार्ट के साथ। ठीक है, तो हार्ट क्या करता है, हार्ट पंप करता है ब्लड को ताकि वो लंग्स की तरफ चला जाए। तो वहाँ पे हम सांस लेने में मुश्किल हो रही है तो उसकी वजह से जो हमारा हार्ट है ना वो भी इफ़ेक्ट होगा। तो जब वो इफ़ेक्ट होगा तो उसकी वजह से जो हमारा हार्ट का जो रेट है वो इरेगुलर हो जाएगा, वो रेगुलर पंपिंग नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं किस चीज़ की तरफ, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में क्या मतलब है कि आपकी जो न्यूरॉन्स है, आपके जो ब्रेन है उस पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स का क्या मतलब है, हमारे पास इरिटेबिलिटी आ जाती है, बंदा इरिटेबल होता है, चिड़चिड़ापन उसमें बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता है। ठीक है, उसको गुस्सा आता है, वो जो है ना हर बात पे छेड़ करता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इरिटेबिलिटी कहते हैं। लॉस ऑफ अटेंशन, लॉस ऑफ अटेंशन का क्या मतलब है कि आपका जो बंदा है वो अटेंशन ही नहीं करेगा। आप उसको एक बात बता रहे हैं, उसका जो अटेंशन है वो आप पे नहीं होगा, वो किसी चीज़ पे फोकस नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, पेरिफेरल पोलियो न्यूराइटिस क्या मतलब है, एक है हमारे पास पेरिफेरल न्यूरॉन्स। ठीक है, और पेरिफेरल न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें, पेरिफेरल न्यूरॉन्स की, तो पेरिफेरल न्यूरॉन्स का क्या मतलब है, वो न्यूरॉन्स जो हमारे बॉडी में स्प्रेड हुए हैं तो उसमें क्या हो जाती है, उसकी जो न्यूरॉन्स है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। सो इन्फ्लेमेशन इन द पेरिफेरल न्यूरॉन्स इज नोन एज पेरिफेरल पोलियो न्यूराइटिस। ठीक है। अच्छा, लॉस ऑफ जर्क्स, लॉस ऑफ जर्क्स का क्या मतलब है कि जो हमारी बॉडी में आपने देखा होगा, जर्क्स असल में झटके को कहते हैं। ठीक है, तो लॉस ऑफ जर्क आपने देखा होगा, ये जो है ना जब हम साइमल्टेनियस रिएक्शंस करते हैं, जिस तरह से आपने देखा होगा कि जब हम पानी पीते हो और एक ड्रॉप भी रिस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ चला जाता है तो हम रिस्पॉन्स शो करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये रिस्पॉन्सेस ख़राब हो जाते हैं क्योंकि ये हम क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं कि जो हमारा न्यूरॉन है वो ख़राब हो गया है, वो इस तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास मसल एट्रोफी। मसल एट्रोफी का क्या मतलब है, एट्रोफी आपने पैथोलॉजी में देखी होगी। एट्रोफी का मतलब है कि रिडक्शन इन द साइज ऑफ, रिडक्शन इन द साइज ऑफ मसल सेल। ठीक है, जब हमारे मसल्स के सेल में, या हम देख ले कि सेल की जो साइज़ है उसमें कमी आ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एट्रोफी कहते हैं। तो जो हमारे मसल्स है उसमें एट्रोफी जब आ जाती है ना तो हमारे मसल्स बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं और उसकी साइज़ जो है ना वो कम हो जाती है। ठीक हो गया, तो ये कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ द बेरी डिजीज़ हो गए। अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी प्रिवेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रिवेंशन इसका क्या है कि आपने क्या करना है, प्रिवेंशन में डाइट रिच इन थायमीन, वो खुराक खानी है जिसमें थायमीन की तादाद ज़्यादा हो। तो हमारे पास थायमीन की तादाद किस चीज़ में ज़्यादा है, एक हो गई फ़िश, मीट, मिल्क, यीस्ट, नट्स, टोमेटोज़, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स शुड बी टेकन। अब डेली रिक्वायरमेंट्स कितनी होगी, डेली रिक्वायरमेंट्स का क्या मतलब है कि एक बंदे को अभी डिजीज़ नहीं है, वो अपने आप को प्रिवेंट करना है। हमें डिजीज़ नहीं है, हमने प्रिवेंट करना है। हम ये सोच रहे हैं कि मुझे बेरी डिजीज़ ना हो, तो उसके लिए हमने कितनी रिक्वायरमेंट जो है ना वो बराबर करनी है। तो आपने याद रखना है 1 to 3 जो mg's है ना, हमने इसकी डेली कंजम्पशन करनी है। 1 to 3 mg's हमने डेली रिक्वायरमेंट को अपने बराबर करना है। ठीक है, तो ये वाले जो पॉइंट्स है ये MCQs के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट के हवाले से। अब एक बंदे को डिजीज़ हो गई, क्लियर, जब एक बंदे को डिजीज़ हो गई है तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको किस तरह से ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो ट्रीटमेंट में हमारे पास है
कि डेली रिक्वायरमेंट इसकी कितनी है, इट इज़ 10 to 15 mg ऑफ थायमीन डेली। अब एक बंदे को डिज़ीज़ है तो उसको हम 1 या 3 या 2 तो नहीं दे सकते हैं ना, उसको लार्ज डोजेज़ रिक्वायर्ड होती है। तो लार्ज डोजेज़ में आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, लार्ज डोजेस को आपने 10 to 15 mg से स्टार्ट करना है। अब वो फिर डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी में विटामिन B1 की जो तादाद है वो कितनी कम हो गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये इसकी ट्रीटमेंट है। प्रिवेंशन में डाइट में कम हो जाती है 1 to 3, लेकिन जब ट्रीटमेंट की बात आ जाती है तो वो 10 to 15। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम विटामिन B12 की बात करेंगे, और फिर उसके बाद जो है ना हम बात करेंगे विटामिन D डिफिशिएंसी की और आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर्स की। तो ये सारा कुछ हम स्प्लिट कर देते हैं, अलग अलग लेक्चर्स में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फिर ये लेक्चर्स बहुत लॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमने 2 डिस्कस किए, एक है हमारे पास विटामिन B1 डिफिशिएंसी, दूसरा है हमारे पास विटामिन A डिफिशिएंसी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।